हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इलोंगेशन का। इलोंगेशन हमने देखा कि किसी भी बार में अगर क्या लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो उसमें कितना इलोंगेशन आने वाला है, कैसा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने अलग अलग बार का बात किया, प्रिज्मेटिक बार का भी बात किया और टेपर्ड बार का बात किया। टेपर्ड में भी जितने अलग अलग क्रॉस सेक्शन हो सकते थे सभी के लिए बात किया। ओके, देन ये तो हुआ कि एक्सियल फोर्स के कारण। उसके बाद हमने बात किया कि किसी भी बार में उसके खुद के सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन आने वाला है। क्लियर? तो सेल्फ वेट के कारण भी हो गया और एक्सियल फोर्स के कारण हो गया। अब इलोंगेशन का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर के कारण किसी भी बार में कितना इलोंगेशन आने वाला है। क्लियर है? किसके कारण? टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उसके कारण। अब देखो, हमको ये तो पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब कि जैसे जैसे वेदर क्या होता है, गर्म होता है, जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, वेदर का हीट एब्जॉर्व करता है और इलोंगेट हो जाता है। ठीक इसका बाद उल्टा बात कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि वेदर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो मटेरियल भी क्या होता है, श्रिंक होने लग जाता है। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो इलोंगेट होगा, जैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब ये पता तो था, बट इसके पीछे का रीजन क्या है, फिनोमिना क्या है, तो याद रखना ये अल्फा। ठीक है, ये अल्फा क्या है, इसके पीछे का रीजन है कोई मटेरियल हीट पाके क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, और जैसे कोल्ड हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। इसके पीछे का रीजन है अल्फा। अल्फा क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, याद रखना अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट है या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। देखो, अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू भी क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। अल्फा क्या हो गया, मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर? ठीक है, चलो अल्फा क्या होता है ये तो पता चल गया, इसके कारण इफेक्ट आ रहा है ये पता चल गया, कैसे इफेक्ट आ रहा है वो अपन बाद में देखेंगे। बट एक्चुअल में ये अल्फा है क्या? ठीक है, नाम पता है बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो याद रखना ये जो अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ये होता है स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है ये, स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर में चेंज होने के साथ मटेरियल में जो भी स्ट्रेन आ रहा है वही क्या है, अल्फा है। क्लियर? चलो इसका यूनिट देख लेते क्या होगा। हमको क्या पता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है यूनिटलेस, तो इसको 1 लिख दो। चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? तो इसका यूनिट क्या मिला हमको, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या मिला, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलो, मैं आपको हमेशा से बताया हूं स्टील क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ठीक है, स्टील क्या है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो इसके लिए जो अल्फा का वैल्यू है, मतलब अल्फा फॉर स्टील क्या होता है देख लो, 12 इंटू में 10 के पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? स्टील के लिए इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 12 इंटू में 10 के पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो, इंटरव्यू के टाइम पे एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जो ये आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, इसमें जो रेनफोर्समेंट होता है वो केवल स्टील का ही क्यों होता है, स्टील के अलावा कोई दूसरा मेटल या फिर मटेरियल यूज क्यों नहीं होता। क्लियर? तो इसका दो बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि देखो, आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें जो सीमेंट कॉन्क्रीट है वो क्या करता है, कंप्रेशन को कैरी करता है, केवल कंप्रेशन कैरी करता है, टेंशन को कैरी नहीं कर सकता वो। ठीक है, बट अपन को जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो तो सेफ रखना है ना, चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। तो कंप्रेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर लिया, सीमेंट कॉन्क्रीट, और टेंशन को कैरी करने के लिए क्या डाल दिया, वहां पे स्टील डाल दिया। क्लियर? क्योंकि स्टील क्या करेगा, टेंशन कैरी करेगा। बट यहाँ पे टेंशन के लिए स्टील ही क्यों डाले, एल्यूमिनियम क्यों नहीं डाले, कॉपर क्यों नहीं डाले, आयरन क्यों नहीं डाले, ये भी तो डाल सकते थे। तो इसका रीजन याद रखना, जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू जो स्टील के लिए है, सेम वैल्यू किसके लिए होने वाली है, कंक्रीट के लिए भी होने वाली है। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो स्टील का होता है सेम क्या होता है, कंक्रीट का होता है। ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिबल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी में सीमेंट के साथ साथ क्या डाल रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के साथ स्टील का यूज कर रहे हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों का अल्फा का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ये हो गया दो रीजन। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं कि इलोंगेशन कैसा आता है। अल्फा क्या होता है ये तो पता चल गया, अब देख लेते हैं कि इलोंगेशन कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कंडीशन में बात करेंगे चीजों को, 3 अलग अलग केस देखेंगे। इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, ठीक, व्हेन इलोंगेशन इज फ्री, या फिर बार इज फ्री टू इलोंगेट। ठीक, कंडीशन क्या है यहाँ पे, बार इज फ्री टू इलोंगेट, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर?
चलो देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार कंसिडर करते हैं जो कि क्या है, प्रिज्मेटिक है। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल बार है जो कि प्रिज्मेटिक है। चलो रेक्टेंगल है तो इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं कैसा होगा। ठीक है, लेट इस बार का जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। क्लियर, जो इसका विड्थ है इसको हम नाम दे देते हैं डी, और जो इसका थिकनेस है इसको नाम दे देते हैं टी। क्लियर, ये क्या हो गया, एक प्रिज्मेटिक बार हो गया जिसका लेंथ क्या है, एल है, विड्थ है डी, और जो थिकनेस है वो है टी। प्रिज्मेटिक क्यों है पता चल गया। प्रिज्मेटिक इसलिए क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ जो भी इसका क्रॉस सेक्शन होगा वो सेम होने वाला है। क्लियर, जिसका क्रॉस सेक्शन है वो सेम होने वाला है, इसलिए क्या है, प्रिज्मेटिक है। चलो कुछ कुछ कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होने वाला है, जिस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल ए। ठीक है, और जिसका यंग्स मॉडुलस होगा इस बार का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको नाम दे देते हैं कैपिटल ई। ठीक है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल एल। मतलब कि जो भी इलोंगेशन आ रहा है चेंज इन टेम्परेचर के कारण, उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, डेल एल का नाम दे दिए। चलो देख लेते हैं कि कैसा आ गया चेंज इन लेंथ, या फिर इलोंगेशन कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग अभी देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। अभी देखें स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर क्या था, अल्फा था। चलो तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ क्या मिलेगा मेरे को, डेल टी इंटू में अल्फा इक्वल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब कि लेंथ के डायरेक्शन में, तो स्ट्रेन क्या मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डेल टी इंटू में अल्फा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। क्लियर, अब इस लेंथ को अगर यहाँ से ट्रांसफर कर दूँ मैं तो क्या मिलेगा, इस लेंथ को मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मिला मेरे को, चेंज इन लेंथ इक्वल टू एल इंटू में अल्फा इंटू में डेल टी। ठीक, इस एल को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है, तो ये डेल एल यही तो क्या था, यही था हमारा इलोंगेशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। कितना मिल गया, एल अल्फा डेल टी मिल गया। ठीक है, चलो देख लेते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पहले तो यहाँ समझ लो डेल टी क्या होता है, डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी क्वांटिटी का हमको चेंज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके फाइनल वैल्यू से उसका इनिशियल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग दो केस देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दो अलग अलग केस देखेंगे यहाँ पे भी। ठीक, पहला केस क्या है, जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि जो भी फाइनल वैल्यू होगा वो इनिशियल से ज्यादा होगा। ठीक है, पहले टेम्परेचर कम होगा, बाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा, तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि टी एफ इज ग्रेटर देन टी आई। ठीक है, जब टी एफ टी आई से बड़ा है, हम इस वैल्यू में क्या रखें, इस फॉर्मूला में टी एफ का वैल्यू रखेंगे, टी आई का वैल्यू रखेंगे, तो टी एफ बड़ा है तो जो भी वैल्यू आने वाला है वो क्या, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर जो कि पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, अब चेंज इन टेम्परेचर अगर मेरे को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, जो इलोंगेशन आ रहा है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा, इलोंगेशन भी पॉजिटिव होगा, मतलब कि अल्टीमेटली जो लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, अब ठीक उसका उल्टा बात करते हैं, मतलब कि सेकेंड केस क्या होगा, जब टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा टी एफ इज लेस देन टी आई हो जाएगा, है ना। जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा, इनिशियल से कम हो जाएगा, तभी तो डिक्रीज हो रहा है ना, पहले ज्यादा था बाद में कम होते गया, मतलब डिक्रीज हो गया। इस कंडीशन में जो भी चेंज आ रहा है, ये हमारा फॉर्मूला है, फाइनल का वैल्यू कम है इनिशियल से, तो जो भी चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, पता है। अब इस डेल्टी की वैल्यू को मैं नेगेटिव यहाँ पे रखूंगा तो जो भी इलोंगेशन आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस में आएगा। तो टोटल इलोंगेशन क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है। हमको पता ही है जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, वेदर ठंडा होने लग जाता है, मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग दोनों केस देख लिए, टेम्परेचर बढ़ रहा था और टेम्परेचर कम हो रहा था। अब देखो इस केस में क्या था, जो मटेरियल था, ठीक, हमारा जो ये मटेरियल था वो फ्री टू इलोंगेट था। ठीक, ये उसका एल हो गया और टेम्परेचर के कारण मान लो कितना चेंज आ गया, ये चेंज आ गया। ठीक, टेम्परेचर के कारण कितना चेंज आया, ये डेल एल।
जिसका वैल्यू क्या है एल अल्फा डेल टी। ठीक, इतना चेंज आ गया। मटेरियल फ्री टू इलोंगेट है, मतलब कि रेजिस्टिंग फोर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब रेजिस्टिंग फोर्स कुछ भी नहीं तो कोई स्ट्रेस आएगा क्या? मटेरियल क्या है? फ्री टू इलोंगेट है। फ्री टू इलोंगेट मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसको अपोज करने के लिए। जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो रेजिस्टिंग फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। तो अल्टीमेटली इस केस में जो थर्मल स्ट्रेस आने वाला है वो भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो याद रखना व्हेनेवर बार इज फ्री टू इलोंगेट देन इट्स टेम्परेचर स्ट्रेसेस या फिर थर्मल स्ट्रेसेस जीरो। ठीक है, ऑलवेज। क्लियर है? चलो अभी तो हम लोग किसके लिए बात किए? हम लोग बात किए अलोंग द लेंथ डायरेक्शन का। सेम अगर हम लोग बात करते इसके विड्थ का या फिर थिकनेस का, मतलब कि लेटरल डायमेंशन का, तो वहां पे क्या हो जाता? उस कंडीशन में केस हो जाता है ऐसा कुछ, चेंज इन थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस इनटू में अल्फा डेल टी। क्लियर? या फिर अपन विड्थ का बात करते तो चेंज इन विड्थ इज इक्वल टू ओरिजिनल विड्थ अल्फा डेल टी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ये दोनों क्या हो गए? लेटरल डायरेक्शन। क्योंकि बार इस कंडीशन में फ्री टू इलोंगेट है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला, लेटरल डायरेक्शन में भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पहला केस। पहला केस क्या था? इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार व्हेन बार इज फ्री टू इलोंगेट। चलो अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा? बार इज प्रिवेंटेड विथ सपोर्ट्स। ठीक है, इसका देखो सेकंड केस क्या है? इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार व्हेन इलोंगेशन इज प्रिवेंटेड विथ सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब कि कोई भी बार है जिसमें क्या लगा हुआ है? सपोर्ट लग गया है, जो कि इसका इलोंगेशन को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया? हमारा प्रिज्मेटिक बार हो गया। ठीक है, ये प्रिज्मेटिक बार हो गया जैसे हम लोग पहले देखे थे, जिसका लेंथ क्या है? एल है। अब क्या बोला इसमें? इलोंगेशन इज प्रिवेंटेड विथ सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप का सपोर्ट का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अनयील्डिंग सपोर्ट का। क्लियर? पहले हम लोग किसका बात कर रहे हैं? अनयील्डिंग सपोर्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग नाम लिख लेते हैं अनयील्डिंग सपोर्ट। क्या होता है ये अनयील्डिंग सपोर्ट? अनयील्डिंग का मतलब ये है कि ऐसा सपोर्ट जो कि इल्ड नहीं होगा, मतलब कि अपनी जगह से डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? रिजिड है, अपनी जगह से बिल्कुल भी ना तो डिफॉर्म होगा, ना ही इस बार को डिफॉर्म होने देंगे, ना ही इस बार को इलोंगेट होने देंगे। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? अनयील्डिंग सपोर्ट बोल रहे हैं। क्लियर? देखो थोड़ा पहले वाला केस देखते हैं। पहले क्या था? पहले भी सेम लेंथ का बार था। ठीक है, पहले भी क्या था? हम लोग एक सेम लेंथ का बार कंसिडर किए थे, एल लेंथ का, जो कि क्या था? फ्री टू इलोंगेट था, मतलब कि कोई सपोर्ट नहीं था। कोई सपोर्ट नहीं था, इस कारण क्या, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा था इसमें क्या आ जाता था? इलोंगेशन आ जाता था। ठीक है, कितना इलोंगेशन आता था? इलोंगेशन आता था एल अल्फा डेल टी आता था, जस्ट अभी देखे हैं। बट इस केस में क्या है? इस केस में यहाँ पे लग गया है रिजिड सपोर्ट। ठीक है, अनयील्डिंग सपोर्ट। ये क्या करेगा? इस बार को बिल्कुल भी इलोंगेट नहीं होने देगा। मतलब ये बार यहाँ तक इलोंगेट हो सकता था, बट ये सपोर्ट को क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया, इलोंगेशन को पूरा रोक दिया। कितना इलोंगेशन रोक दिया? जितने अमाउंट में इलोंगेशन होने वाला था उतने अमाउंट में ये जो सपोर्ट है उसको रोक दिया। ठीक है, मतलब कि डेल ये रोक दिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? फ्री इलोंगेशन ऑफ बार इज इक्वल टू इलोंगेशन प्रिवेंटेड। लिख सकते हैं ऐसा, जितना ज्यादा इलोंगेट होने वाला था, मतलब जितना ज्यादा फ्री इलोंगेट होने वाला था उतना ज्यादा क्या हो गया? प्रिवेंट भी हो गया। किसके कारण? इस सपोर्ट के कारण। क्या लिख सकते हैं? फ्री इलोंगेशन ऑफ बार इज इक्वल टू इलोंगेशन प्रिवेंटेड बाय सपोर्ट। क्लियर है? चलो देख लेते हैं फ्री इलोंगेशन कितना आने वाला था। फ्री इलोंगेशन आने वाला था एल अल्फा डेल टी। पता है हमको? प्रीवियस केस में देखिए कितना इलोंगेशन आने वाला था? एल अल्फा डेल टी। बट प्रिवेंट कितना हुआ? प्रिवेंट हो गया इस अमाउंट पे, है ना? जितने अमाउंट में जाने वाला था वो उतने अमाउंट में हो गया। तो प्रिवेंशन किसके कारण हो रहा है? ये इलोंगेट होना चाह रहा था, बट इसमें क्या लगा? ये जो सपोर्ट है वो एक्सियल फोर्स लगा दिया। ठीक है, ये इलोंगेट होना चाह रहा था बट इसको फोर्स लगा के रोक दिया वापस। तो किसके कारण रोका? एक्सियल फोर्स के कारण रोका। अब एक्सियल फोर्स के कारण जो भी चेंज इन लेंथ आता है उसको आप लोग क्या डिनोट करते हैं? पी एल अपॉन में ए ई।
ठीक है, थोड़ा समझना, ये जो इलॉन्गेशन आ रहा था वो टेम्परेचर के कारण आ रहा था, बट इसको जो रोका, मतलब ये जो रोका हुआ उसको किससे रोका, एक्सियल फोर्स लगा के रोका ना, ये बढ़ रहा था बट इसको बढ़ने नहीं दिया, मतलब एक्सियली फोर्स अप्लाई किया, इसलिए हम लोग क्या किए, इलॉन्गेशन इज इक्वल टू प्रिवेंटेड। चलो अब देखते हैं इसका आगे क्या होगा, ये एल कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, ये दोनों एल कैंसिल हो गया। अब यहां पे एक बात बताओ, P बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस होता है, इस E को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा हमको, E इंटू में एल्फा इंटू में डेल टी इज इक्वल टू P बाई ए, यानी कि स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, क्लियर है यहां तक। मतलब कि अगर हमारा जो बार है उसमें क्या लगा है, अनयील्डिंग सपोर्ट लगा है, अनयील्डिंग सपोर्ट लगने के कारण इसमें तो चेंज इन लेंथ आने वाला नहीं है ना, जो सपोर्ट है वो लेंथ में चेंज आने नहीं देगा, चेंज आने नहीं देगा तो स्ट्रेन भी नहीं आएगा। मतलब इस केस में जो भी इलॉन्गेशन है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, बट स्ट्रेस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। रजिस्टिंग फोर्स कौन लगाया, ये सपोर्ट जो था वो रजिस्टिंग फोर्स लगाया, जिसके कारण क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया, क्लियर। अब देखो अगर हम लोग बात करें इसका लेटरल डायमेंशन का, तो इसका जो लेटरल डायमेंशन वो क्या है, फ्री टू इलॉन्गेट है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सपोर्ट नहीं लगा ना, तो ये तो फ्री टू इलॉन्गेट है, मतलब कि इस डायरेक्शन में इलॉन्गेशन आएगा, कितना आएगा इस डायरेक्शन में इलॉन्गेशन हमको ऑलरेडी पता है। अगर इसका जो लेटरल डायमेंशन हम लोग डी माने तो डी इंटू में अल्फा इंटू में डेल टी, इतने अमाउंट का क्या आने वाला है, स्ट्रेन या चेंज इन लेंथ आएगा, या फिर चेंज इन डायमेंशन आएगा, ठीक है, या फिर इलॉन्गेशन आएगा, बट इस डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, फ्री टू इलॉन्गेट है, ठीक है, जो लेटरल डायमेंशन है वो फ्री टू इलॉन्गेट है, इसलिए इसमें स्ट्रेस क्या हो गया, जीरो हो गया, बट जो लेंथ वाला डायरेक्शन में इसमें प्रिवेंशन लगा हुआ है उसके कारण इसमें क्या आ गया, स्ट्रेस का वैल्यू आ गया, क्लियर है यहां तक। अभी हम लोग कौन सा केस देखे, अभी हम लोग बात किए अनयील्डिंग सपोर्ट का, देन ठीक इसके बाद हम लोग किसके लिए बात करते हैं, अब यील्डिंग सपोर्ट के बारे में। चलो देख लेते हैं यील्डिंग सपोर्ट क्या होता है। क्या होता है यील्डिंग सपोर्ट, देखो ऐसे सपोर्ट जो अपनी जगह से क्या करें, यील्ड हो जाए, मतलब कि कुछ डिस्टेंस तक अपनी जगह से मूव हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, ऐसे सपोर्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, यील्डिंग सपोर्ट बोलेंगे। समझते हैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारा प्रिज्मेटिक बार, सेम जैसे अभी तक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जिसका लेंथ क्या हो गया, एल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए हो गया, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैपिटल ई हो गई, ठीक है। अब इसमें हम लोग लगाते हैं हमारा जो दूसरा सपोर्ट है उसको, यील्डिंग सपोर्ट को, ठीक है। यील्डिंग सपोर्ट ऐसा सपोर्ट होगा जो एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या हो सके, मूव हो सके। तो जो हमारा सपोर्ट यहाँ पे था, हम लोग मान लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस तक, कहाँ तक का, एक्स डिस्टेंस तक अपनी जगह से फ्रीली मूव हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ का सपोर्ट है वो फ्रीली मूव हो सकता है एक्स डिस्टेंस तक, मतलब कि अगर इस डिस्टेंस से पहले तक का इलॉन्गेशन आता है तो वो क्या होगा, फ्री इलॉन्गेशन होगा, ठीक है, फ्री इलॉन्गेशन होगा। ये हमारा सपोर्ट है, अगर ये जो बार है उसमें टेम्परेचर के कारण इस पॉइंट तक इलॉन्गेशन आया, या फिर यहाँ तक आया, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आया, तो क्या होगा, वो फ्री इलॉन्गेशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो केस देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, व्हेन इलॉन्गेशन यानी कि डेल एल ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल और लेस देन एक्स, ठीक है। जो भी इलॉन्गेशन आने वाला इस बार में वो किससे कम है, इस एक्स डिस्टेंस से कम है, ठीक है। एक्स डिस्टेंस से कम है मतलब कि कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं लगा है, ठीक है, कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लगेगा, फ्री टू इलॉन्गेट होगा। तो इस कंडीशन में हमको पता है ना कि ऐसा कंडीशन में जो भी स्ट्रेस आता है वो क्या होता है, जीरो होता है। व्हेन बार इज फ्री टू इलॉन्गेट देन स्ट्रेस इज जीरो, और इलॉन्गेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, एल अल्फा डेल टी। ये तो हमारा पहला वाला केस बन गया। अगर सपोर्ट यहाँ तक है, सपोर्ट क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है हमको इस पॉइंट तक इलॉन्गेट होने का, और जो बार का कैपेसिटी इलॉन्गेट होने का वो या तो यहाँ पे है, या तो ये है, या तो यहाँ पे है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कहीं पर भी रहेगी, बस इस सपोर्ट से पीछे, तब तक वो फ्री टू इलॉन्गेट है। और फ्री टू इलॉन्गेट का केस तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होता है, एल अल्फा डेल टी होता है, जिसमें स्ट्रेस क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। बट दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये देखते हैं कि व्हेन डेल एल यानी कि इलॉन्गेशन इज ग्रेटर देन दिस एक्स, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी इलॉन्गेशन आने वाला है वो इस बार से, इस सपोर्ट से ज़्यादा आने वाला है, इस एक्स डिस्टेंस से ज़्यादा इलॉन्गेट होने वाला है, ठीक है।
मतलब कि जो हमारा बार है वो कुछ यहाँ तक इलोंगेट होने वाला है टेम्परेचर के कारण, ठीक है। ये एल अल्फा डेल टी कहाँ तक वैलिड है, इस पॉइंट तक, ठीक है। ये बार टेम्परेचर के कारण इतना दूर इलोंगेट होने वाला था, बट ये जो सपोर्ट है वो परमिट कहाँ तक करेगा, बस यहीं तक करेगा, है ना। अनयील्डिंग सपोर्ट है तो यहाँ से यहाँ तक परमिट कर देगा वो, बट इससे ज़्यादा नहीं करेगा वो, है ना। तो प्रिवेंट कितना करेगा, प्रिवेंट कर रहा है इस पॉइंट तक, ठीक है। ये जो इतना डिस्टेंस है इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, तो डेल इलोंगेशन को क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, परमिट करेगा एक्स तक का, बट एक्स के बाद ही जितना आगे गया है उसको ये वापस से प्रिवेंट करके इस पोजीशन पे ले आएगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा है इलोंगेशन, प्रिवेंशन कितना हो रहा है, इलोंगेशन प्रिवेंटेड, ठीक है। कितना प्रिवेंट कर रहा है इलोंगेशन को, देखो प्रिवेंट किसके कारण हो रहा है, प्रिवेंट किसके कारण हो रहा है, ये जो सपोर्ट है यहां तक चले गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट इस मटेरियल पे एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स लगाया और उसको वापस से यहां तक ले आया। पहली बात तो ये देख लेते कि प्रिवेंट कितना कर रहा है, टोटल इलोंगेशन होने का था, ठीक है, परमिशन यहां तक दे दिया, प्रिवेंट किया बस इतना, मतलब ये डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस पूरे में से इस एक्स को माइनस कर दो, एल अल्फा डेल टी माइनस में हम लोग एक्स कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस प्रिवेंटेड वाले की वैल्यू मिल जाएगी जो ग्रीन कलर से शेड है, यानी कि इस डेल की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब ये डेल आया कहाँ से, ये जो वैल्यू आया डेल, ये कैसे आएगा, हमको क्या पता है, ये जो सपोर्ट है वो क्या करेगा, इसमें कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स लगाएगा, और एक्सियल फोर्स के कारण जो भी डेल आता है वो क्या होता है, पी एल अपॉन में ए ई, ये होता है, लगा दो। यहाँ से क्या मिल गया हमको, इलोंगेशन प्रिवेंटेड इक्वल टू पी एल अपॉन में ए ई, ठीक है, इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी माइनस में एक्स, ठीक है। पी बाई ए क्या होगा, पी बाई ए होता है स्ट्रेस, ठीक है, तो इसको दे दो थर्मल स्ट्रेस का नाम। अब यहाँ से ई को उधर ट्रांसफर कर दो और एल को नीचे ट्रांसफर कर दो, एल अल्फा डेल टी माइनस में एक्स डिवाइड बाई ई, सॉरी इनटू में यहाँ पे आ गया ई और नीचे में क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है। ये और ये एल दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर। तो हमको क्या पता चल गया, इस केस में थर्मल स्ट्रेस कितना आने वाला है, इतना आएगा, जहां पे x क्या है, x डिस्टेंस है जहां तक परमिट कर रहा है, कौन, ये सपोर्ट, ठीक है। यील्डिंग सपोर्ट जहां तक परमिट कर रहा है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दिए, x का नाम दिए। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, टेम्परेचर स्ट्रेस का। इलोंगेशन कितना आने वाला है, जितना ये परमिट करेगा इतना आने वाला है। क्लियर। मतलब कि एल अल्फा डेल टी माइनस डेल, ठीक है। अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इलोंगेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल टी माइनस में ये डेल, और ये डेल कैसे निकलेगा, पी एल अपॉन में ए ई निकलेगा, ठीक है। तो इलोंगेशन निकालना होगा तो पता चल गया वो क्या करना है, और जो स्ट्रेस निकलेगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। क्लियर। अब देख लेते हैं कि इसमें चेंजेस कैसे आने वाला है, मतलब कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ये मटेरियल कहाँ तक जाएगा, ये मटेरियल पार हो जाएगा किसके, इस सपोर्ट के। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मटेरियल क्या हुआ, इलोंगेट हुआ, इलोंगेट होने के कारण यहाँ तक पहुँच गया, बट ये जो सपोर्ट है वो क्या किया, इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाया, है ना, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स के कारण इसमें क्या आने वाला है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आने वाला है। मतलब कि याद रखना, जब जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब तब क्या लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण मटेरियल भी इलोंगेट हो गया और इसका जो इलोंगेशन क्या था, परमिट से बाहर चले जाता है, तो इसको वापस क्या करेगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। जो भी रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, ये रेजिस्टिंग फोर्स है ना, एक्सियल फोर्स, तो कंप्रेशन किसके कारण आएगा, इस एक्सियल फोर्स के कारण ही आएगा। तो जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो कंप्रेसिव नेचर होगा। सेम इसका उल्टा, जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो भी थर्मल स्ट्रेस है वो क्या होने वाला है, टेंसाइल होने वाला है। क्लियर। इससे प्रीवियस वाला केस भी हम लोग जो देखे थे, इससे जस्ट प्रीवियस वाला केस देखे थे, मतलब कि यील्डिंग सपोर्ट वाला, अनयील्डिंग सपोर्ट वाला, ठीक है।
ठीक है, ये वाला सपोर्ट देखे थे, ये वाला केस देखे थे। इस केस में भी क्या हो रहा था, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, मटेरियल तो चाह रहा था कि वो कितना इतना इलोंगेट हो जाऊं, एल अल्फा डेल टी इलोंगेट हो जाऊं, बट ये जो सपोर्ट है वो क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स लगा दिया। तो इसके कारण जो भी क्या आ गया था हमारे पास, स्ट्रेस आया था, वो भी क्या आया था, कंप्रेसिव। ठीक है, जब जब टेम्परेचर बढ़ा कंप्रेसिव आया, जब जब टेम्परेचर घटा क्या हुआ, टेंसाइल हो गया। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने से स्ट्रेस भी क्या होता है, कंप्रेसिव हो जाता है, और टेम्परेचर घटने से स्ट्रेस क्या हो जाता है, टेंसाइल हो जाता है। क्लियर है। चलो अब तो ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर चेंज होने के कारण बार में इलोंगेशन कैसा आ रहा है, स्ट्रेस कैसा आ रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग कंपोजिट बार के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कंपोजिट बार के लिए। देखो कंपोजिट बार क्या होता है, ऐसा बार जो कि मोर देन वन मटेरियल से मिलकर बना हुआ। ठीक है, मतलब कि दो या दो से ज्यादा मटेरियल से जितने भी बार मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट बार बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक कंपोजिट बार हो गया जो कि दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये है स्टील, पहले वाले का नाम दे देते हैं स्टील और दूसरे वाले को ले लेते हैं कॉपर। क्लियर है। ये क्या लग गया हमारे पास, अनयील्डिंग सपोर्ट मिल गया। लेट कि इसका जो लेंथ है वो है एल एस क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ स्टील है, और ये हो गया एल सी। ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको क्या गिवन है, ए एस और ए सी। दोनों का यंग्स मॉडुलस हमको दिया हुआ है, ई एस और ई सी। ठीक है, सेम दोनों के लिए हमको क्या का वैल्यू मिल गया है, अल्फा का वैल्यू मिल गया है। क्लियर। देखो ये जो कंपोजिट बार है वो कैसा है, सीरीज में है, एक के बाद एक। तो इसको यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं सीरीज के लिए, इसके बाद हम लोग पैरेलल भी देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा सीरीज बार। ठीक, कंपोजिट बार जो कि सीरीज में अरेंज है। चलो अब देखो, क्योंकि क्या लगा है यहाँ पे अनयील्डिंग सपोर्ट लगा है, तो हमको क्या पता है जो भी फ्री इलोंगेशन आने वाला था, ठीक है, जो भी ये बार था उसमें जो भी फ्री इलोंगेशन आने वाला था वो क्या हो गया, प्रिवेंटेड हो गया इस सपोर्ट के कारण। मतलब ये बार अगर इतना इलोंगेट होता, सेम ये बार अगर इतना इलोंगेट होता, तो वो दोनों को क्या कर दिया, ये जो सपोर्ट है वो पूरा का पूरा प्रिवेंट करके रखा है। मतलब हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या, फ्री इलोंगेशन ऑफ बार इज इक्वल टू प्रिवेंटेड इलोंगेशन बाई, या फिर प्रिवेंटेड बाई सपोर्ट, है ना। जितना भी इलोंगेशन आने वाला था उसको तो ये रोक देगा ना। ठीक है, जो भी लेंथ में चेंज होने वाला था सेम अमाउंट में क्या करेगा, ये रोक देगा, वापस से ले आएगा किसको, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अनयील्डिंग सपोर्ट है, बिल्कुल भी एक्सपांड नहीं होने देंगे। अब देखो फ्री इलोंगेशन किसके कारण आएगा, फ्री इलोंगेशन आएगा चेंज इन टेम्परेचर के कारण। तो हमको तो पता ही है कि चेंज इन टेम्परेचर के कारण कितना आता है, एल अल्फा डेल टी स्टील का प्लस एल अल्फा डेल टी कॉपर का, है ना। फ्री इलोंगेशन किसका आया, चेंज इन टेम्परेचर के कारण आया। अब प्रिवेंटेड बाय सपोर्ट, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, दो बार हो गया। क्लियर है, ये लग गया हमारे यहाँ पे सपोर्ट, कुछ ऐसा। अब इस बार में जैसे इलोंगेशन आया तो क्या चाहा कि मैं यहाँ तक इलोंगेट हो जाता हूँ, और ये भी क्या चाहा कि मैं भी यहाँ तक इलोंगेट हो जाता हूँ। ठीक है, बट ये जो सपोर्ट थे वो क्या किए, इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा दिए और वापस इसको क्या कर लिया, वो अपनी जगह पे ले आए। ठीक है, तो ये जो भी इलोंगेशन हुआ, जो भी प्रिवेंशन हुआ इसमें, वो किसके कारण हुआ, एक्सियल फोर्स के कारण हुआ ना। ये सपोर्ट्स क्या कर रहे हैं, एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं, और एक्सियल फोर्स के कारण जो भी चेंज आने वाला है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पी एल अपॉन में ए ई। ठीक है, स्टील प्लस पी एल अपॉन में ए ई कॉपर। क्लियर है यहां तक। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको एल की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू दी है, चेंज इन टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ का हम लोग को पूरा चीज नोन हो गया। अब इधर देख लेते हैं, हमको दिया है लेंथ एरिया यंग्स मॉडुलस, लेंथ एरिया यंग्स मॉडुलस। मतलब हमको निकालना क्या क्या है, पी एस और पी सी। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें टोटल दो अननोन है, कौन कौन से है, फोर्स इन स्टील और दूसरा है फोर्स इन कॉपर। क्लियर। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक अननोन होता तो निकल जाता, बट यहाँ पे एक इक्वेशन में दो अननोन है। तो याद रखना, जैसे ये क्या हो रहा है, स्टील इलोंगेट होना चाह रहा है, ये कॉपर क्या हो रहा है, इलोंगेट होना चाह रहा है, ये क्या करेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। तो जितने अमाउंट में इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगने वाला है, सेम अमाउंट में क्या लगेगा, इधर से भी लगेगा।
ठीक है, कहने का ये मतलब है कि कभी भी बार अगर सीरीज में है और वो क्या है अनयील्डिंग सपोर्ट से सपोर्टेड है, प्रिवेंटेड है, तो उस केस में जो भी फोर्स होगा वो दोनों मटेरियल में क्या लगेगा, बराबर अमाउंट में लगेगा। क्लियर है, मतलब कि पी एस इक्वल टू पी सी। तो यहाँ पे हम लोग इसको टोटल पी लिख सकते हैं क्या, पी एस लिखो चाहे पी सी लिखो या खाली पी लिख दो, मतलब कि यहाँ पर भी जो पी एस हो गया यहाँ भी पी एस हो गया, यहाँ भी पी एस रहने दो, यहाँ भी पी एस रहने दो, यहाँ भी पी सी रहने दो, या फिर यहाँ भी पी सी रहने दो, या फिर दोनों जगह क्या कर दो, पी पी कर दो। मतलब कि अब क्या हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन एक अननोन फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, चलो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा कि कौन से बार में कितना फोर्स आ रहा है। स्ट्रेस भी निकाल लेंगे, स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे स्टील में कितना आएगा, P अपॉन में एरिया ऑफ स्टील। सेम किसके लिए निकालेंगे अब, कॉपर के लिए, तो कॉपर में भी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ कॉपर। क्लियर है, सिंपल सा था। तो सीरीज वाले केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, फोर्स निकालने बोलेगा या स्ट्रेस निकालने बोलेगा और कुछ नहीं, बाकी सब डाटा क्या होगा, गिवन होगा। क्लियर है, चलो ये तो बात हो गया सीरीज वाले कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं हम लोग पैरेलल वाले कंडीशन में, जब बार क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, जब बार का अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल है। फिर से वही क्लियर, ये क्या है, पैरेलल बार है। ऊपर वाला मान लेते हैं अपन स्टील और नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, कॉपर। ठीक है, दो बार है जो कि क्या है, कंपोजिट है पैरेलल में, ये है स्टील, ये है कॉपर। अब देखो जैसे ही क्या होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा फॉर कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा फॉर स्टील। ठीक है, तो पहला केस हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला केस ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा की इससे छोटी है। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, अल्फा ऑफ स्टील इज लेस देन अल्फा फॉर कॉपर। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी चेंज इन लेंथ आने वाले का है, एल अल्फा डेल टी। अब यहाँ पे एल कांस्टेंट है, दोनों का सेम लेंथ, डेल टी दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, बट अल्फा की वैल्यू दोनों के लिए वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसका अल्फा ज़्यादा है, मतलब इसमें इलॉन्गेशन ज़्यादा आने वाला है। तो चलो पहले इसके लिए इलॉन्गेशन बना लेते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, ये हो गया कॉपर में इलॉन्गेशन कितना आने वाला है, इस स्टील से ज़्यादा आने वाला है। क्यों ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि इसके लिए अल्फा की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कॉपर के लिए जो अल्फा की वैल्यू क्या है, वो स्टील से ज़्यादा है। तो टोटल इलॉन्गेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि ये और ये तो कांस्टेंट हो गए। तो अल्फा जिसका ज़्यादा उसमें लेंथ भी ज़्यादा आने वाला है, इलॉन्गेशन भी ज़्यादा आने वाला है। बट ये तो कंपोजिट मटेरियल है ना, कंपोजिट मटेरियल है, मतलब कि जितना भी इलॉन्गेशन आएगा वो दोनों में बराबर बराबर आएगा। कंपोजिट मटेरियल है, दोनों एक साथ है, जो भी इलॉन्गेशन आएगा दोनों में बराबर आएगा। मतलब कि डेल एल फॉर स्टील इज इक्वल टू डेल एल फॉर कॉपर, यही आने वाला है। ठीक है, तो याद रखना इसमें इलॉन्गेशन कम आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, बट जो टोटल इलॉन्गेशन आएगा वो क्या आएगा, दोनों का बराबर होगा, है ना, दोनों सेम अमाउंट में बराबर होंगे। चलो इसको हम लोग रेड कलर से दिखाते जो ओरिजिनल आने वाला है। क्लियर, कॉपर चाहता था वो ज़्यादा इलॉन्गेट हो, बट स्टिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्या हुआ, दोनों का एवरेज इलॉन्गेशन हुआ। तो अब देखो इसमें स्ट्रेस कैसा आ रहा है, स्ट्रेस कैसा आएगा, कॉपर में क्या हुआ, ज़्यादा इलॉन्गेट होना चाह रहा था, बट हुआ कहाँ तक, यहाँ तक हुआ। तो इसमें यहाँ पे लगा क्या, कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि इतना इसका इलॉन्गेशन क्या हो गया, प्रिवेंटेड हो गया। तो इसमें लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, तो इसमें जो भी स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। क्लियर है, सेम इसका उल्टा देखो, स्टील में क्या हो रहा है, वो यहीं तक हो पा रहा था बस, बट उसको कॉपर के कारण कहाँ तक इलॉन्गेट होना हुआ, यहाँ तक इलॉन्गेट होना पड़ा। मतलब इसमें क्या लगा, टेंशन लगा, टेंसाइल फोर्स लगा, तो इस टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें क्या आया, टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि जिस मटेरियल का व्हेन चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, अल्फा ऑफ कॉपर क्या था, ज्यादा था, किससे, स्टील से। तो इसमें क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया।
और इसमें क्या आ गया, टेंशन आ गया। क्लियर है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा है उसमें कंप्रेशन आता है, और जिसका अल्फा का वैल्यू कम है उसमें क्या आता है, कंप्रेशन आता है। ये चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? और स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे कैसे, से निकालेंगे, देखो क्या दिया है यहाँ पे, नेट इलोंगेशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू नेट इलोंगेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, जो भी इसमें नेट इलोंगेशन आ रहा है वो किसके बराबर है, इसके नेट इलोंगेशन के। ठीक है, नेट इलोंगेशन कैसे आएगा, दो चीज के कारण आएगा, पहला तो इस एल अल्फा डेल्टा के कारण, और दूसरा पी एल अपॉन में ए ई के कारण। दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, ये इलोंगेशन किसके कारण आया, इतना दूर का जो आया है वो आया टेम्परेचर के कारण, एल अल्फा डेल्टा के कारण। और ये जो इतना और ज्यादा एक्सटेंड हुआ, ये इतना दूर जो और एक्सटेंड हुआ वो किसके कारण हुआ, कंप्रेसिव फोर्स के कारण हुआ, सॉरी टेंसाइल फोर्स के कारण हुआ। टेंसाइल फोर्स मतलब कि एक्सियल फोर्स, और एक्सियल फोर्स के कारण पी एल अपॉन में ए ई। तो लिख लो यहाँ पे एल अल्फा डेल्टा, ठीक है, प्लस में पी एल अपॉन में ए ई फॉर स्टील। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टील लिख देंगे। यहाँ भी क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा प्लस में पी एल अपॉन में ए ई, और यहाँ भी क्या करेंगे, कॉपर है तो कॉपर लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हर वैल्यू हमको पता है, एल भी पता है, अल्फा भी दिया है, डेल्टा भी हमको पता ही है, पी एस यहाँ पे है, और एल तो दिया ही है, ए दिया है, ई दिया है, यहाँ भी सब पता है, बस यहाँ पे पी सी है। मतलब कि दो चीज हमको नहीं पता है, क्या क्या, पी एस और पी सी। और अभी हम लोग देखें क्या चीज, कि कंपोजिट बार में जो फोर्स एक मटेरियल पे लगेगा दूसरा फोर्स भी, मतलब कि दूसरे मटेरियल पे भी सेम अमाउंट में फोर्स लगने वाला है। मतलब कि पी एस इक्वल टू पी सी हो गया, यहाँ भी पी एस इक्वल टू पी सी। क्लियर है? तो ये भी यहाँ पे डाल दो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? पी एस पी सी निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, पी एस अपॉन में ए एस, और पी सी के लिए क्या होगा, सिग्मा से के लिए हो जाएगा पी सी अपॉन में ए सी। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, पैरेलल में जब कंपोजिट बार है तो उसमें कितना आ रहा है स्ट्रेस, चेंज इन टेम्परेचर के कारण किसमें कंप्रेशन आना है, किसमें टेंशन आने वाला है। चलो यहां तो देख लेते जैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो जिसका अल्फा का वैल्यू बड़ा था उसमें क्या आ रहा था, कंप्रेशन आ रहा था, और जिसका अल्फा का वैल्यू छोटा था उसमें टेंशन आ रहा था। चलो जस्ट इसका उल्टा देख लेते हैं, इसका उल्टा मतलब कि टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रहा है तब देख लेते हैं तब क्या होगा। ठीक है, जो भी चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक, ये हमारा स्टील हो गया, ये कॉपर हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज है मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। ठीक है, तो स्टील का जो अल्फा का वैल्यू है इस कॉपर से कम है, मतलब कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, ये कुछ इतना कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट अल्फा जो कॉपर है वो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ तक श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है? बट हमको क्या पता है, क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है तो जो भी कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, जो भी श्रिंक आने वाला है वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट में आएगा। तो लेट कि यहाँ तक का होने वाला है टोटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। सेम ये कम हो गया था, थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब जस्ट उल्टा। जैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जिसका अल्फा का वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, जिसका अल्फा का वैल्यू क्या है, लेस है, उसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। और जिसका अल्फा का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, उसमें क्या होने वाला है, टेंशन आने वाला है। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना। जैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अल्फा का वैल्यू जिसका कम है उसमें टेंशन, और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अल्फा का वैल्यू जिसका कम है उसमें कंप्रेशन है। क्लियर है? तो ये हो गया कंपोजिट बार। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे एक्सियल फोर्स के कारण कितना एलोंगेशन आने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग कंपाउंड बार देखे थे, जब क्या हो रहा था, एलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल फोर्स हो रहा था। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग ड्यू टू एक्सियल फोर्स। तो क्या देखे थे हम लोग, कंपाउंड बार के बारे में बात किए थे। ठीक है, कंपाउंड बार, जिसमें हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, किसके लिए, सीरीज के केस में, जब बार क्या हो, सीरीज पैटर्न में अरेंज हो। क्या था एग्जांपल, कुछ ऐसा था, ठीक है, इसमें क्या लग रहा था,
यहाँ लग रहा था 8p, ये था x, ठीक है। सेम डायरेक्शन में लग रहा था 5p, और ये आखिरी में क्या लग रहा था, कंप्रेसिव लग रहा था 3p। तो ये एग्जांपल देखे थे हम लोग किसके लिए, सीरीज के केस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, तो जो प्रीवियस वीडियो में जाके क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे वहाँ पे करेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्या हुआ था, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप किए थे, स्टेप 1, उसमें हम लोग क्या किए, इस x को निकाले थे। x को कैसे निकाले थे हम लोग, समेशन fx इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो कैसा हुआ था, जो लेफ्ट साइड में जा रहा था उसको हम लोग क्या रखे थे, नेगेटिव रखे थे। तो नेगेटिव 8p प्लस में x प्लस 5p माइनस में 3p इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिला था, x का वैल्यू आया था 6p, ठीक है। तो इस x का वैल्यू हमको क्या मिला, 6p मिला था, क्लियर है। उसके बाद जो अपन सेकंड स्टेप किए थे, सेकंड स्टेप में क्या थे, FBD फॉर ईच ब्लॉक, फॉर ईच ब्लॉक, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था पिछली बार, देखो ये था हमारा पहला बार मेरे को क्या बताया था, जो भी इसके लेफ्ट में लग रहा होगा, जैसे क्या लग रहा है यहाँ पे 8p लग रहा है, ठीक है। इसको नाम जैसे हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा। इस बार में देखो क्या लग रहा है, 8p लग रहा है। तो इस बार को हम लोग क्या बना रहे हैं, FBD बना रहे हैं, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। तो 8p इधर लग रहा है तो 8p इधर भी लगा दिए थे, क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा का। तो दूसरा ब्लॉक कौन सा, ये वाला है। तो ये हो गया हमारा दूसरा ब्लॉक। देखो अब इस ब्लॉक में जब हम लोग गौर करेंगे केवल इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक में लगना कितना चाहिए, इस ब्लॉक में जरूरत है x का, x की वैल्यू क्या है 6p, ठीक है। इस ब्लॉक में कंप्रेसिव फोर्स लगना चाहिए था 6p का, बट इस ब्लॉक के कारण क्या लग रहा है, इस ब्लॉक के कारण 8p का फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। लगना चाहिए था 6p कंप्रेसिव फोर्स, बट लग कितना गया, 8p कंप्रेसिव फोर्स लग गया, मतलब कि ये 2p का उधारी में चले गया, ठीक है ना। इसको जरूरत कितना का था, 6p का जरूरत था, बट कितना मिल गया, 8p मिल गया, मतलब कि इसको क्या मिल गया, 2p ज्यादा कंप्रेशन मिल गया, ठीक है। 2p ज्यादा कंप्रेशन मिल गया। अब ज्यादा कंप्रेशन मिल गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वापस करना पड़ेगा दो कंप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये 2p टेंसाइल कर दिया, 8p चाहिए, 6p चाहिए था, 8p मिला, तो ये क्या किया, 2p को वापस कर दिया, क्लियर है। अब 2p इस डायरेक्शन में वापस किया है, तो भाई इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2p लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ था मिस्टेक, तो जो प्रीवियस वीडियो में जाके क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, करेक्ट कर लेना। नाउ अब देखो थर्ड वाला, थर्ड में आपको क्या बताया हूँ, थर्ड में आंख बंद करके जो लास्ट में लग रहा होगा लगा देना, क्योंकि वही करेक्ट होगा। अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ तक करेक्ट है तो जो लास्ट वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस इस एंड में जो भी डायरेक्शन में लग रहा होगा सेम अमाउंट पे फोर्स लगा देना। जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, 3p लग रहा है, तो इधर भी लगा दो 3p, क्लियर है। ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो कंपाउंड बार का जो सीरीज वाला केसेस में कैसे बनेगा, सबसे पहले स्टेप 1 में जो भी अननोन फोर्स होगा उसको फाइंड कर लो। सेकंड में क्या कर लो, ईच ब्लॉक के लिए क्या बना लो, FBD बना लो। फिर तीनों ब्लॉक के लिए अलग अलग क्या निकालोगे, इलोंगेशन निकालोगे। कैसे निकालोगे, तीनों में लग रहा है एक्सियल फोर्स, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, निकाल लो। जैसे इसमें निकालेंगे तो हम लोग क्या फॉर्मूला है, PL/A। P कितना है, 8p है जो कि पॉजिटिव है, इंटू में लेंथ जो भी इसका लेंथ होगा, एरिया जो भी इसका एरिया होगा, और जो भी ये E होगा, ठीक है। सेम इसमें भी क्या लग रहा है, 2p टेंसाइल लग रहा है, तो कर लो 2p इंटू में L2 में A2 इंटू में E2। थर्ड ब्लॉक में क्या लग रहा है, थर्ड ब्लॉक में कंप्रेसिव लग रहा है, तो कंप्रेसिव लग रहा है मतलब P की जगह -3p इंटू में L की जगह L3 A3 और यहाँ पे आ गया E, क्लियर है। तो तीनों ब्लॉक के लिए हम लोग क्या कर लिए, इंडिविजुअली इलोंगेशन निकाल लिए। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको क्वेश्चन में पूछा था टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए। तो टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जितने भी इलोंगेशन आ रहा है उनको ऐड कर देंगे विथ रेस्पेक्ट देयर साइन, ठीक है। जो प्लस में उसको प्लस, जो माइनस में माइनस, और टोटल निकाल लेंगे, क्लियर। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इलोंगेशन मिल जाएगा। ये हमारा डेल L1, ये था डेल L2, और ये क्या हो गया, डेल L3 हो गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेल L, मतलब कि टोटल इलोंगेशन चाहिए। तो याद रखना क्या होगा, डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 विद देयर रेस्पेक्टिव साइन। जो नेगेटिव उसको नेगेटिव रखो, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रखो।
टोटल आंसर हमको इससे मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन सा कंडीशन है? ये है सीरीज वाला कंडीशन। जो भी प्रीवियस वीडियो का न्यूमेरिकल में गलत किए होगे, क्योंकि गलती मेरे से हुआ था, तो अगर उसको आप लोग नोट किए हो तो उसको वहां जाके करेक्ट कर लेना। क्लियर है? चलो, ये हो गया सीरीज के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके लिए? पैरेलल के लिए। पैरेलल कंडीशन, ठीक है, जब बार क्या है? पैरेलल है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए भी। ठीक है, तो ये दो बार है। एक क्या है? एक स्टील का है, दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम का है। क्लियर? अब इस दो बार में क्या लग रहा है? जो हमारी कंपोजिट बार हो गया, इसमें फोर्स लग रहा है P। मान लो 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है? ये जो दो बार था वो क्या था? रूफ में हैंग है, फिक्स है रूफ में। इसमें नीचे में कितना? 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड बार का केस हो गया, जब क्या है? बार पैरेलल है एक दूसरे के। चलो, इस कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। कभी भी इस टाइप का आपको केस मिलेगा तो दो चीज ध्यान में रखना है। क्या क्या? सबसे पहला चीज जो याद रखना है आपको, ये है कि जो भी फोर्स आ रहा है, जिस भी क्वांटिटी में फोर्स आ रहा है, तो ये जितने बार है वो क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है? P है, तो P को क्या करेंगे? स्टील प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लियर है? दोनों बराबर नहीं होंगे, बट क्या होंगे? जितना भी फोर्स आ रहा है उसको ये दोनों आपस में बांटेंगे। बराबर बराबर बांटेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ आपस में बांट लेंगे। अगर यहाँ पे कोई तीसरा कॉलम भी होता या तीसरा बार भी होता तो उसका भी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाता। क्लियर है? तो जितने भी बार है वो क्या कर लेंगे? चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक और बार कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट ये क्या हो गया हमारा? एल्यूमिनियम हो गया, और ये क्या हो गया? स्टील हो गया। ठीक है, मतलब कि दो स्टील के बार है और बीच में क्या है? एक एल्यूमिनियम का बार है। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? यहाँ पे स्टील हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था उसको स्टील एल्यूमिनियम स्टील, मतलब कि तीनों के तीनों मिलकर आपस में बांट लिए। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे P इज इक्वल टू 2P। अगर बार का जो क्रॉस सेक्शन है और जो लेंथ है वो बराबर है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे P इक्वल टू 2PS प्लस PAL, मतलब कि दोनों स्टील का कॉलम और एक एल्यूमिनियम का कॉलम। तो ये चीज़ हमको पहले ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि जो भी इलोंगेशन आने वाला है, ठीक है, इस फोर्स P के कारण जो भी इस बार में क्या आएगा? इलोंगेशन आएगा, वो बराबर आएगा। मतलब कि जितना इलोंगेट एल्यूमिनियम होगा, सेम इलोंगेट में ये स्टील होगा, और सेम अमाउंट में क्या होगा? ये वाला स्टील होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? डेल एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डेल एल ऑफ स्टील, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एक इक्वेशन हमको यहां से मिल गया। हमको निकालना है कि हमको ये P फोर्स निकालना है दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी है 5 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे 5 न्यूटन में लिख लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। हमको क्या निकालना है? हमको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लग रहा है? जो भी इलोंगेशन आने वाला है वो किसके कारण आएगा? एक्सियल फोर्स के कारण आएगा। ये P क्या करेगा? इसके ऊपर एक्सियल फोर्स लगा रहा है, तो हमको पता है एक्सियल फोर्स क्या होने वाला है? PL अपॉन में AE फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू PL अपॉन में AE फॉर स्टील। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, हमको क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है, लेंथ भी पता है, यंग्स मॉडुलस भी पता है। सेम यहाँ पर भी, मतलब अननोन क्या है? ये P एल्यूमिनियम अननोन है और P स्टील अननोन है। तो देखो दो अननोन है यहाँ पे, PS PAL, सेम दो अननोन है यहाँ पे, PAL और PS। दो इक्वेशन, दो अननोन, इजी है सॉल्व करना। ठीक है, हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन भी है, तो दो इक्वेशन से हम लोग दो अननोन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमको यहाँ से PS का वैल्यू भी मिल जाएगा और P एल्यूमिनियम का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, स्टील में कितना फोर्स आ रहा है और एल्यूमिनियम में कितना फोर्स आ रहा है ये मिल जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्ट्रेस भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? जब हमको स्ट्रेस, स्टील में स्ट्रेस निकालना है तो PS अपॉन में A कर लेंगे। जब एल्यूमिनियम में निकालना है तो क्या करेंगे? PAL अपॉन में ये कर लेंगे। ठीक है,
सो इलॉन्गेशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या देख लिया, हमने एक्सियल फोर्स के कारण इलॉन्गेशन देख लिया, चेंज इन टेम्परेचर के कारण देख लिया, सेल्फ वेट के कारण देख लिया। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हमारे जो क्वेश्चन वाला सेशन चलता है, क्वेश्चन सेशन पार्ट 2 जो कि संडे या मंडे को आने वाला है, उसमें हम लोग चारों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है या फिर किस टाइप का पूछा जा सकता है। क्लियर है? देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले स्ट्रेन एनर्जी। तो जो चैनल पे नए हो, लाइक नहीं किए हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। क्लियर? थैंक यू।